हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप ठीक हैं। आइए आप दशरी प्लेस में आपका स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। ये चैनल में जो है कि अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। और अलग अलग टीचरों से आप अलग अलग ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। आइए हम लेके आए हैं मैट्रिक बोर्ड का, है ना, ज्योग्राफी। कौन सब्जेक्ट है मेरा? ज्योग्राफी। और ये चैप्टर 1 का खंड गौ है। ये क्या खंड गौ है, ठीक है बच्चे। ये क्या है? खंड गौ है, ठीक है। खंड गौ है। ये चैप्टर लेके हम आए हैं और इस चैप्टर में हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है और सब चीज़ जो है कि आपके लिए ही है, ठीक है। और इसे अच्छा तरीका से पढ़िए। इसको क्या पढ़िए? अच्छा तरीका से पढ़िए और इसको नोट बनाइए, ठीक है। इसको अच्छा तरीका से पढ़िए, इसको नोट बनाइए, आपके लिए ही है। ये क्या है? आपके लिए ही है। चलिए बच्चे, आप समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। हम इस चैप्टर में वन के बारे में पढ़ेंगे और वन में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है कि हम राष्ट्रीय उद्यान के भी बारे में पढ़ेंगे। कौन सी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन सी राज्य में है, ठीक है। और आसान भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आप समझते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट कैसे क्या है ना। चलिए, पहला चीज़ है वन, है ना, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में वन या बोल रहे या फिर जंगल बोलेंगे। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, है ना, जो पेड़ पौधा एवं झाड़ियाँ द्वारा, है ना, आच्छादित। आच्छादित मतलब होता है ढका हुआ, है ना, वह होते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? वन कहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? वन बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे बाबू? वन बोलेंगे, है ना। उसे हम क्या बोलेंगे? वन बोलेंगे, ठीक है। जो इस प्रकार है, जो क्या है? इस प्रकार है। जो क्या है? इस प्रकार है। देखिए, वन जो है कि मुख्य रूप से आप दो प्रकार के बोल सकते हैं, है ना। एक प्राकृतिक रूप में बोल सकते हैं, एक मानव निर्मित भी बोल सकते हैं। मानव निर्मित में जो है कि जो पेड़ पौधे आएंगे वो या तो फल का होगा, है ना, या फिर लकड़ी वाले होगा। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर जो है कि अपने खेतों में पौधे लगाते हैं वो लकड़ी के लिए, फिर कुछ दिनों के बाद वो लकड़ी काट के क्या करते हैं? वो सेल कर लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कुछ फार्मर क्या करते हैं? वो अपने खेतों में, है ना, फल का लगा दिए, मान लीजिए मैंगो का लगा दिए, है ना, अमरूद का लगा दिए, है ना, सेब का लगा दिए। तो इसी प्रकार जो है कि वह फल के पेड़ को लगा लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वह फल भी लेते हैं उनसे और बाकी जो है कि काट के फिर वह लकड़ी बना करके, है ना, वो अलग अलग सामानों में कामों में लगा देते हैं। तो इस प्रकार के हम जो बोलेंगे तो ये मानव निर्मित हो जाएगा। और ये जो होते हैं ये होगा आपका प्राकृतिक वन, समझे। इस वन में जो है कि ये खुद से बढ़ते हैं। क्या करते हैं? खुद से बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। और ये प्राकृतिक में ऐसे तो प्राकृतिक ये भी तो ये भी है, बट इसमें क्या करते हैं? फार्मर मेहनत करते हैं, सिंचाई करते हैं, है ना, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि, है ना, ये इसमें क्या है कि कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने से आते हैं और अपने से बड़े होते हैं, फिर अपने से जो है कि क्या हो जाते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या है। नेक्स्ट में है वनों के प्रकार। वनों के प्रकार, है ना। हम पढ़ते हैं कि वनों के प्रकार जो अभी तुरंत आप लोगों को बताए, है ना। तो वनों के मुख्य रूप से दो प्रकार है। वनों के कितने प्रकार होता है बाबू? दो प्रकार। एक होता है प्राकृतिक वन, दूसरा होता है मानव निर्मित वन, ठीक है। मानव निर्मित वन और प्राकृतिक वन, इन दोनों चीजों में हम अंतर बताएंगे, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक वन क्या होते हैं? प्राकृतिक वन, है ना, वे वन जो स्वतः यानी खुद से विकसित होते हैं, विकसित होते हैं, इसे प्राकृतिक वन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बाबू? प्राकृतिक, नेचुरल फॉरेस्ट कहेंगे, नेचुरल फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। जी आप लोगों को बताया इसकी कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कह रहा है? वे वन जो स्वतः यानी खुद से, है ना, विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं और ये बड़े पैमाने पर जो है कि छांवदार होते हैं और इसमें बहुत से वन्य जीव इसमें रहते हैं और बहुत से जीव इसमें अपना घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? प्राकृतिक वन बोलेंगे। क्या ये समझ में आया ना? है ना, इसको अपनी भाषा में समझ आइए और इस वीडियो को, है ना, बार बार देखें और वीडियो को शेयर करें। क्या करें? इसको वीडियो को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के जो है कि ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि मानव निर्मित पौधा कौन सा होता है ना।
अब आइए मानव निर्मित वन क्या है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वे वन जो मानव द्वारा विकसित होते हैं उसे मानव निर्मित वन कहते हैं, है ना। जो अभी आप लोग को बताए, मतलब जो है कि वो वन जो फार्मर जो कि अपने खेतों में लगाते हैं वो कुछ दिनों के लिए, या तो फल के रूप में या फिर लकड़ी के रूप, उसको लकड़ी की अगर जरूरत पड़ेगा तो लकड़ी वाला पौधा लगा देगा, फिर वो 10 साल 15 साल के बाद उसको काट के फिर दूसरा लकड़ी लगाएगा, लकड़ी ले लेगा, फिर जो है कि फिर दूसरा पौधा लगाएगा। या फिर किसान का मन रहेगा कि हम लकड़ी के बजाय जो है कि फल का भी लगा देते हैं, है ना, फल का पेड़ लगा देते हैं। तो इस प्रकार के जो है कि वह कभी फल के रूप में जो है कि मैंगो का लगा देंगे, अमरूद का लगा देंगे, है ना, एप्पल का लगा देंगे, ठीक है। तो फिर वह फल ले लेंगे, फिर वो कुछ दिन के बाद जो है कि उसको काट के हटा देंगे, फिर जो है कि वह लकड़ी के रूप में जो है कि वह कई सामान में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो है कि वन को हम क्या बोलेंगे, मानव निर्मित वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मानव निर्मित वन बोलेंगे ठीक। एक्चुअली में ये तो प्राकृतिक है ही, प्राकृतिक इसका तो, क्योंकि प्राकृतिक रूप से इसे हवा मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से इसको जो है कि धूप मिलते हैं, है ना, और प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे से जो है कि वह खनिज खुद से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। बट ये इसके पीछे जो है कि सबसे बड़ा योगदान होता है वो फार्मर का होता है ना, जो इसमें जो है कि टाइम पे सिंचाई करना, है ना, खाद्य डालना, समझे। तो ये उसकी मेहनत है, क्या है, उसकी मेहनत है। तो इस प्रकार के जो कृषि को हम बोलेंगे, वन को बोलेंगे मानव, है ना, निर्मित वन। क्या बच्चे समझ में आ गया ना, मानव निर्मित, ये चित्र आप देख सकते हैं आसानी से कि मानव निर्मित ये वन है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि ये है क्या। आप देखिए इसमें है वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में, है ना, रखा गया। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में, समझे, रखा गया है। जो इस प्रकार है, जो अत्यंत सघन वन, है ना, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना है, 70%। कितना है, 70% से अधिक। यानी जैसे मान लीजिए ये एक चौपाया है ना, यानी मतलब एक फील्ड है, उसमें जो कि घने के रूप में हम पेड़ लगा दिए। क्या कर दिए हम, घने रूप में क्या कर दिए, पेड़ लगा दिए, है ना। क्या किए हम, पेड़ लगा दिए। यानी बिल्कुल जो है कि 70%, 100% में 70% जो है कि हम पेड़ लगा दिए। आप बताइए कि जब 70% जब लगा देंगे तो इसमें कोई छाँव होगा कि या फिर दूरी बचेगा। बिल्कुल छाँव से भरा जाएगा, छाँव से भर जाएगा। यानी ये बिल्कुल सटे सटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सटे सटे हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के वनों को हम क्या बोलेंगे, अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन बोलेंगे, ठीक है। ये फील्ड है ना, इससे मतलब 70% जो है कि हम क्या कर दिए, है ना, पेड़ लगा दिए। और इसी हम क्या बोलेंगे, अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। दूसरा है सघन वन, अब आता है उससे थोड़ा कम, जिसको बोलते हैं सघन वन। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना है, 40 से 70%, 40 से 70%, यानी वह वन। इसमें से मान लीजिए, है ना, इसमें से कुछ पेड़ को हम हटा देंगे। क्या करेंगे, इस पेड़ को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। मान लीजिए इस पेड़ को हम हटा दिए, इस पेड़ को क्या किए हम, हटा दिए, है ना। इस पेड़ को क्या किए हम, हटा दिए। कुछ पेड़ को हम क्या किए, हटा दिए। आप बताइए पहले कितना था, 70 था, पहले कितना था, 70 था। अब इसमें घट गया, इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब ये घट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सघन वन। क्या बोलेंगे, सघन वन, जिसकी प्रतिशत है 40 से 70%। कितना है, 40 से 70% ही होंगे। आइए ऐसे में बच्चों, आइए नेक्स्ट में है खुले वन। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व पर 10 से 40% होता है। 10 से 40%, जो अभी आपने देखा इससे भी थोड़ा कम, इससे भी थोड़ा कम लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं, इससे भी थोड़ा कम लेते हैं, है ना। एक फील्ड ले लिए, क्या किए, एक फील्ड हम ले लिए, ठीक है। और इसमें जो है कि जो पहले था 40 से 70% तो उसको हम घटा कर कितना कर दिए, 10 से 40, 10 से 40। मान लीजिए ये तो थोड़ा दूरी होगा, ये क्या होगा, थोड़ा क्या होगा बाबू, दूरी होगा। ये पौधा कैसा होगा, ये थोड़ा दूरी होगा। कैसा होगा, ये थोड़ा दूरी होगा। तो इसलिए जो कि इसमें कितना वन पा गए, 10 से लेके 40%। इसको हम बोलेंगे खुले वन। इसको हम क्या बोलेंगे, खुले वन। क्या बोलेंगे इसको, खुले वन, है ना। नेक्स्ट में है झाड़ियाँ एवं वन्य। आप झाड़ियाँ समझ गए ना, वही पौधा होते हैं जिसका हाइट जो कि ग्राउंड लेवल के होता है, ज़्यादा हाइट नहीं होता, उसका लेवल कैसा होता है, ग्राउंड लेवल। जैसे मान लीजिए फूल हो गया, जास्मिन का फूल लीजिए, गुलाब का फूल लीजिए, है ना, और हैबिस्कस का फूल लीजिए। लगभग ऐसे पौधे जो उसका लेवल जो कि ग्राउंड लेवल तक हो और उसकी टहनियाँ ज़्यादा मोटी ना हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, झाड़ियाँ अन्य वन बोलेंगे, ठीक है। उसको हम झाड़ी के रूप में हम कह सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, झाड़िया के रूप में हम कह सकते हैं। वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व कितना, मात्र 10%। कितना है, 10% से भी
कम होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, झाड़ियाँ एवं अन्य वन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये है ना, इसमें एक बना दिए, फील्ड बना दिए, है ना, इसमें 10% मात्रा लगाना है, एक है ना, 2 पेड़ लगा दिए, 3 पेड़ लगा दिए, 4 पेड़, यानी मतलब अलग अलग, मतलब पूरा जो है कि घनत्व नहीं, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इस प्रकार के वनों को हम क्या बोलेंगे, है ना, झाड़ियाँ एवं अन्य वन बोलेंगे। क्या बच्चों समझ में आ गया ना, है ना। अब हम पढ़ते हैं 5वां पॉइंट, मैंग्रोव वन। ये सबसे इंपोर्टेंट भाग है, ठीक है, खास करके ये हमेशा मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कह रहे कि मैंग्रोव वन या तटीय वन, क्या बोलेंगे इसको, तटीय, मतलब कहना क्या, तो तटीय वन यानी वैसा वन जो समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है। और इस वन के जो खूबी है, जो खासियत है, ठीक है, वह इस प्रकार है कि मिट्टी को पहले वो कटने नहीं देता है, ठीक है। साथ ही साथ समुद्र के जीवों को संरक्षण भी करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ, है ना, ये जो है कि वन जो है कि अधिकांश समुद्री एरिया में पाए जाते हैं, समुद्री एरिया में पाए जाते हैं, है ना, जो इस प्रकार मैंग्रोव वन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैंग्रोव वन, है ना, इस वन समुद्र तटीय, है ना, तटों पर पाए जाते हैं, तटों पर पाए जाते हैं, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र में, है ना, मिट्टी के कटाव को रोकने और समुद्री जीवन को संरक्षित करते हैं। जो भी आप लोग को बताया कि ये सबसे जो आसान काम है, क्या करना है कि समुद्र के तटीय को, है ना, कटाव को रोकती है और समुद्री जल को भी क्या करते हैं, संरक्षित करने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। और मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल, कहाँ पर है बाबू, पश्चिम बंगाल, कहाँ में है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, कहाँ पर है, सुंदरवन में। तो मैंग्रोव वन, है ना, कहाँ पर है सबसे ज़्यादा इसका विस्तार, अगर बोर्ड पूछेगा तो जवाब क्या दीजिएगा, तो मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। इसका जो है कि कौन सा वन में पाई जाती है, सुंदरवन में, कौन सा, सुंदरवन में पाई जाती है। तो इस प्रकार बोर्ड आपके एग्जाम में पूछेगा कि ये जो है कि मैंग्रोव वन का कुछ गुण बताइए, तो खूब कुछ गुण इस प्रकार है जो आप आसान भाषा में दे सकते हैं कि इसका जो तटीय क्षेत्र मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, दूसरी समुद्र जीवों को संरक्षण करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के वन समुद्र के तटों पर ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्या समझ में आया ना इस वीडियो को, और इस वीडियो को जो है कि शेयर करें, ठीक है। और ये मेरा चैनल जो है ना जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसके बारे में हम जानेंगे। पहले भी बताए थे कि इसका विस्तार क्या है, और ये वन जो है कि पूरे विश्व में कितने स्थान पर पाए जाते हैं, है ना, और कितने हेक्टेयर में जो है कि इस वन का विस्तार है। आइए समझते हैं। विश्व में सर्वाधिक वनों का विस्तार रूस है। कौन है बाबू, रूस है, जो अकेले जो है कि 809 करोड़ हेक्टेयर, जहाँ, है ना, 9 हेक्टेयर में क्षेत्र का विस्तार है अकेले रूस सभी जानते हैं कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्या है, एरिया के अनुसार जो कि वो सबसे बड़ा देश है। एक तरफ अगर सूरज निकलती है, दूसरी तरफ जो है उसका सूरज ढलती है, ठीक है, आप सभी जानते थे। विश्व में सर्वाधिक वनों वाला विस्तार जो है कि वो कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, जो अकेले जो है कि 809 करोड़ हेक्टेयर पे जो कि वन का विस्तार है इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट में है वन क्षेत्र के मामले में भारत का स्थान कितना नंबर पे, 10वां स्थान पर है। कितना स्थान पर है, 10वां स्थान पर है, ठीक है। यहाँ वन का क्षेत्रफल, है ना, कितना है, 68 करोड़ हेक्टेयर है बाबू। कितना करोड़ हेक्टेयर है, 68 करोड़ हेक्टेयर है अकेले भारत में, ठीक है। अब नीचे आइए, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है ना। आप सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य है ना, 28 मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पर अकेले ये वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा अधिक जंगल का जो है राज्य है, वन का जो राज्य है वो आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। बोर्ड आपको पूछेगा ये कि भारत का वो कौन सा जो है कि राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन पाई जाती है ना, तो आप आंसर दीजिएगा मध्य प्रदेश। कौन सा पाया जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। आइए नीचे आइए, FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में लगभग 4 हेक्टेयर अरब क्षेत्र में वन का विस्तार है, यानी 1948 में एक संरक्षण है जिसका नाम है FAO, है ना, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में कहा गया विश्व में लगभग 4 अरब हेक्टेयर, है ना, क्षेत्र में वन का विस्तार है। वन का विस्तार ये किसके अनुसार,
1948 के अनुसार, किसके अनुसार? 1948 के अनुसार, ठीक है, जो इस प्रकार दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में वर्तमान समय में कुल वन क्षेत्र लगभग 4.14 है बिलियन हेक्टेयर है। अभी जो चल रही मौजूदा जो है ना, अभी जो चल रही मौजूदा में है, आप आंसर में दे सकते हैं कि विश्व में वर्तमान समय में जो है कि कुल जो है कि वन क्षेत्र का लगभग कितना है? 1.14 बिलियन इसका एरिया है, कुल क्षेत्र है। क्या बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आपको? ठीक है, ये पॉइंट है, इसको अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसको सब्जेक्टिव बनाइए, 1 नंबर का बनाइए, 2 नंबर का बनाइए, ठीक है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, और जो है कि इसको अच्छा तरीका से समझ जाइए। इसको क्या ये अच्छा तरीका से समझ जाइए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसी से है जो है कि आपका बिहार बोर्ड जो है कि एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, आइए पढ़ते हैं। आगे है आपका वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 3 संरक्षित क्षेत्र में बांटा गया है। 3 कितने में? 3 में। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बिहार अभ्यारण्य, तीसरा है जैव मंडल। क्या है? ये जैव मंडल है। ये क्या है? जैव, है ना, जैव मंडल है। क्या ये? जैव मंडल है ना। तो इसको जो है कि 3 भागों में बांटा गया। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जो क्या बोलेंगे हम? नेशनल पार्क। ऐसी पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप और वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादों का एकत्र करना, पशुचारण तथा निर्माण कार्य। हमारे देश में है ना राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 85 है। कितना है बाबू? 85 है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? तो 85 है। कितना है? 85 है। तो उसी अनुसार जो राष्ट्रीय उद्यान समय आएगा बाबू, ऐसी मतलब पार्कों का उद्देश्य जहाँ वन्यों का प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना। मेन मकसद यही है। क्या करना? तैयार करना, उसको नष्ट नहीं करना। ठीक है। इस उद्यान में बाहरी है ना, बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है। बाहरी हस्तक्षेप क्या होता है? वर्जित होता है। इसमें जो है कि आप उसके जो है कि संरक्षित कर सकते हैं उसको, मतलब जो है कि जीवन जीने के लिए कर सकते हैं, ना कि मारने के लिए। उसके लिए क्या होते हैं? वह संरक्षित करना जरूरी है, जिसकी वजह से इस प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान बनाई जाती है, ताकि जो जानवर, जो जीव लुप्त हो चुके हैं, ठीक है, उसको लुप्त होने से भी बचाया जाए और इसमें रखा जाए ताकि वह सुरक्षित हो सके और वह उत्पन्न हो सके। जैसे कि है ना, इसमें कृषि कार्य है ना, उत्पादों का एकत्र करना, पशुचारण तथा निर्माण कार्य। हमारे देश में है ना राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 85। तो इस प्रकार के जो है कि हम समझ सकते हैं आसान भागों में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि ये वन हो गया आरक्षित, वन हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, आरक्षित हो गया, है ना। अब हम पढ़ते हैं, है ना, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, है ना। वन प्रबंधन एवं संरक्षण की दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में क्या है? बांटा गया है ना। जो पहला है आरक्षित वन, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट, जो 54%, कितना परसेंट है? 54% है। दूसरा में है रक्षित वन, है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो 29% है। तीसरा में है वर्गीकृत वन, है ना, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, जो कितना मात्रा है? 17% है। बस भाई, तो वन प्रबंधन संरक्षण की दृष्टिकोण से वनों के 3 भागों में बांटा गया, जिसको हम बोलते हैं आरक्षित वन, दूसरा में है रक्षित वन, तीसरा में है वर्गीकृत वन। वर्गीकृत वन, आप आइए इन तीनों के बारे में हम, है ना, बारी बारी से पढ़ते हैं कि पहला क्या है बाबू? आरक्षित वन। कौन सा है? पहले आरक्षित वन, समझे। ये सभी जो है कि पॉइंट आराम से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। पहला है आरक्षित वन। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां ही काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित
रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र में 54% से आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, घोषित किए गए हैं। बस भाई आरक्षित वन क्या बोलेंगे इसको, आरक्षित वन। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां काटी जाती है, यानी इसमें जो है कि जो वन जो बनाई गई है ये लकड़ी ऐसी होती है, इसको लकड़ी नहीं काट सकते हैं। अब ये वर्जित है, काटना क्या है, वर्जित। आप उस लकड़ी को नहीं काट सकते हैं और ना ही आप पशुचारण चला सकते हैं। यहाँ पे पशुचारण भी आप नहीं कर सकते हैं। और ये वन जो है कि क्या है, बाढ़ को नियंत्रण करते हैं और भूमि को करते संरक्षण करते हैं और मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं। क्या करते हैं, रोकते हैं। और जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है, ये इसकी आवश्यकता होती है। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र, है ना, कितना है, 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। मतलब पूरे देश में जो है कि लगभग वन का जो है कि प्रतिशत है वो 54% वन ऐसे हैं जो रक्षित किया गया है, सुरक्षित रखा, आरक्षित रखा गया है। आप न तो वहाँ पे पेड़ कटाई कर सकते हैं, ठीक है ना, आप जो है कि वहाँ पे जो है कि क्या कर सकते हैं ना जी, आप पशु चरा सकते हैं, है ना, वहाँ पे आप कोई जानवर चरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वन से जो है कि इस प्रकार के कामों को मदद करते हैं, है ना, जो इस प्रकार नियंत्रण करते हैं। क्या नियंत्रण करते हैं, क्या नियंत्रण करते हैं, बाढ़ नियंत्रण करते हैं, क्या नियंत्रण करते हैं, भूमि संरक्षण करते हैं, क्या नियंत्रण करते हैं, मरुस्थल प्रसार को रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद जलवायु नियमित रखने में मदद करते हैं। तो इन सभी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आरक्षित वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, आरक्षित वन बोलेंगे। आइए इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका दूसरा पॉइंट है रक्षित वन। क्या बोलेंगे इसको, रक्षित वन बोलेंगे, जो भी हम आप लोग को बताए थे। तो इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों, है ना, इसमें क्या है, विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और नियमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, सुविधा दी जाती है। मतलब यह है कि इसे जो पहले था आरक्षित वन, उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से पाबंदी है कि आप नहीं कर सकते हैं, चरा नहीं सकते हैं, है ना, काट नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्त है, क्या कुछ शर्त है। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, यानी थोड़ा मात्रा में आप काट सकते हैं। वनों को अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग, है ना, 1/3 कितना है, 29%, 1/3 यानी 29% रक्षित वन है। तो पूरे देश में, मतलब पूरे देश में जो है कि 29% जो ऐसे वन है जो रक्षित है। क्या है, रक्षित है। इसमें आप थोड़ा बहुत लकड़ी काट सकते हैं, जानवर को चला सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत लकड़ी काट सकते हैं और जानवर को चला सकते हैं, ठीक है। आइए अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि ये तीसरा पॉइंट क्या है ना, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है ना, अवर्गीय वन। क्या है, अवर्गीय वन, क्या है, अवर्गीय वन। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ ये हट गया, प्रतिबंध क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, 0% भी नहीं है। तो इस वन क्षेत्र का लगभग 17% है, कितना प्रतिशत, 70%, जो यानी 17% वर्गीकृत किया गया है। और इस प्रकार के वनों में आप लकड़ी को काट सकते हैं, है ना, जानवरों को चरा सकते हैं, ठीक है। जो पूरे विश्व में, जो कि पूरे देश में जो कि इस प्रकार जो ऐसे वन है, ऐसे क्षेत्र हैं जो आप वहाँ पे इस प्रकार के काम कर सकते हैं। आप वहाँ लकड़ी भी काट सकते हैं, है ना, लिखा हुआ है ना, लकड़ी भी काट सकते हैं, ठीक है। पशुओं को चराने का भी कार्य कर सकते हैं। इसमें सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकार से वनों के बारे में समझ गए कि इसको 3 भागों में बांटा गया, जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग नियम बताए गए हैं, अलग नियम बताए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट में, क्या जो महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। क्या है, जो इस प्रकार है, क्या है, इस प्रकार। इस कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें भी है। बिहार में, है ना, 7.1% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। वन का क्या है, फैलाव, अकेले बिहार में कितना प्रतिशत, 71% जो है कि भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, वन का फैलाव है। बिहार के पश्चिम चंपारण, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा बिहार का कौन सा जो कि जिला में जो है कि सबसे ज्यादा के वनों का विस्तार है, तो आप दीजिएगा आंसर पश्चिमी चंपारण। कितना, पश्चिमी चंपारण में वन का सबसे अधिक
है। क्या है? उनका अभी विस्तार है। क्या है? विस्तार यानी फैलाव है। तो क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन है बिहार में कितने कृषि भौगोलिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो 71.1 है ना, 7.1 जो है कि दूसरा में है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो है कि वन सबसे अधिक पाई जाती है। यानी बिहार में कौन सा जिला जो है कि सबसे ज्यादा अधिक वनों का विस्तार है? तो सीधा आंसर आप दीजिएगा पश्चिमी चंपारण में। तीसरा में है ना, सुदूर व संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग संसाधन को खोजने में किया जाता है। यानी एक जो है कि क्या बोलते हैं, उत्क्रमिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं खोजने का संसाधन है ना, उसको उसी द्वारा जो है कि हम खोज सकते हैं कि कहाँ पर कितना फॉरेस्ट है, कितना जंगल है, कितना संसाधन है ना, जो इस नाम रखा गया सुदूर संवेदी। हम सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको बोलेंगे है ना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग संसाधन को खोजने में किया जाता है। खोजने में क्या जाता है? एक संयंत्र है जो संसाधन को खोजने में मदद करते हैं, संसाधन को खोजने में मदद करते हैं कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस जिले में जो है कि कितना संसाधन पाई जाती है। जो इस प्रकार का नाम रखा गया, इसका नाम क्या रखा है? सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह। नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि नेक्स्ट में क्या है ना, बिहार में है ना, बिहार क्या है? बिहार में अभ्यारण्य, क्या बोलेंगे? बिहार में अभ्यारण्य क्या है? ये बिहार में अभ्यारण्य, ठीक है, बिहार में अभ्यारण्य, ठीक है। इस सभी को हम पढ़ेंगे फिर से, ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से, यानी सुरक्षित ढंग से है ना रहते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह है ना जहां वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाए, वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। ये निजी संपत्ति हो सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में कृषि वन उत्पादक को एकत्र करने, जैसे मछली पकड़ने आदि समिति की छूट दी जाती है, समिति की सीमित छूट दी जाती है, ठीक है। मतलब ऐसी क्षेत्र होता है, उसमें जो है कि कुछ शर्तें हैं, उसके अनुसार जो है कि छूट दी जाती है, वहाँ पे मछली पकड़न कर सकते हैं, है ना, मछली पकड़ने के लिए हम कर सकते हैं। भारत में इनकी संख्या कितना है? 448 है। कितनी है? 448 है। बिहार में बेगूसराय, क्या है? बेगूसराय का कांवड़ झील, कौन सा झील? कांवड़ झील। तो कांवड़ झील कहाँ पर है? बिहार के बेगूसराय में है। और दरभंगा में है ना कुशेश्वर, इसके लिए चिन्हित किया गया है, इसके लिए क्या है? चिन्हित किया गया है, समझे। तो बिहार में जो है कि ये जो वन क्षेत्र है, सुरक्षित वन है ना, वो पहला है आपका बेगूसराय जिसका नाम है कांवड़ झील, है ना। दूसरा है दरभंगा के कुशेश्वर, है ना। ये दोनों जो है कि क्षेत्र जो है कि खास करके वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है, सुरक्षित रखा गया मतलब किया गया है। आइए मुझे समझ में आ गया ना। तो इसकी भारत में जो इनकी जो संख्या है मात्र कितना है? और 448। कितना है? 448 है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बिहार में पूछेगा, बिहार बोर्ड, कि बिहार में जो है कि अभ्यारण्य कौन कौन सी है? तो पहला आप आ जाएगा बेगूसराय कांवड़ झील में है, दूसरा है दरभंगा कुशेश्वर झील आदि, इसके लिए चिन्हित किया गया है, इसके लिए चिन्हित किया गया है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब इसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। इतना तो हो गया है ना। अब आते हैं बाघ परियोजना। क्या बोलेंगे इसको? बाघ परियोजना। क्या बोलेंगे इसको? बाघ परियोजना, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है और इसकी शुरुआत है ना 1973 में, तो 1973 में हुई। और वन्य जीवन संरक्षण में बाघ क्या है? एक बाघ क्या है? महत्वपूर्ण जंगली जाति है, क्या महत्वपूर्ण जाति है। और इसका जो उपयोग होते हैं औषधियों में प्रयोग करने में, है ना, औषधियों में प्रयोग करने में। लेकिन ये ज़्यादा औषधियों में उपयोग करने के कारण ये जाति क्या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। यानी ये औषधि के चक्कर में, दवाई को जो बनाने में इस प्रजाति
कौन सा प्रजाति, ये बाघ की जो प्रजाति होती है वो नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये नष्ट हो रहा है। ठीक है, आइए बस समझ में आ गया ना ये। तो बाघ परियोजना कब लाया गया? 1973 में, है ना। और ये संरक्षण जो है कि बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली माना गया है, और इसको जो है कि औषधि बनाने के चक्कर में जो है कि अधिक से अधिक औषधि बनाने में जो है कि इस बाघ की जो है कि प्रजाति जो होती है, जाति जो होती है, विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, विलुप्त कगार में पहुंच गई है। ठीक है, उसी प्रकार अब आइए टाइगर को संरक्षित करने के लिए क्या बढ़ेंगे? टाइगर संरक्षण के लिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 1 में है उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा में है मध्य प्रदेश में बाणगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चौथा में राजस्थान में, है ना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है असम में मानस बाघ रिजर्व। छठा में है केरल में पेरियार बाघ, है ना, उद्यान। मतलब कहने की अर्थ हुआ कि भारत में जो है कि वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है, और जो जीवों को सुरक्षित रखा जाता है और वो कौन सा जीव हो जाएगा? आपका टाइगर। क्या हो जाएगा? टाइगर। आपका क्वेश्चन पूछेगा भारत में टाइगर को संरक्षित करने के लिए मुख्य राष्ट्रीय का नाम लिखें, तो आपको इस प्रकार है। अगर राष्ट्रीय का नाम बोलेगा तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दीजिएगा। दूसरा नाम दीजिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दीजिएगा, है ना। तीसरा में बाणगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लिख दीजिएगा, है ना। तीसरा में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, है ना। पांचवा में हो जाएगा मानस बाघ रिजर्व। छठा में हो जाएगा पेरियार बाघ रिजर्व। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा टाइगर को संरक्षित के लिए, है ना, कुछ राष्ट्र जो है उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के कौन कौन सी राज्य में, तो आप दीजिएगा पहला अरुणाचल प्रदेश, है ना। दूसरा है पश्चिम बंगाल। तीसरा है मध्य प्रदेश, है ना। चौथा है राजस्थान। ठीक है, पांचवा है असम। छठा है केरल। ठीक है, केरल। तो इस प्रकार के जो है कि हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड जो है कि आपको इसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में जो है कि टाइगर संरक्षण के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान है, जो इस प्रकार है, और कौन कौन सी राज्य में पाई जाती है, जो इस प्रकार दिया हुआ है। इसको नोट बना लीजिएगा और इसको बारी बारी से पढ़िएगा। बारी बारी से क्या है? इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें है कुछ बातें, जैसे बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलेंगे इसको? जैव मंडल। क्या बोलेंगे इसको? है ना, जैव मंडल। क्या बोलेंगे इसको? जैव मंडल। क्या बोलेंगे इसको? जैव मंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे? जैव मंडल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? जैव मंडल बोलेंगे। ठीक है, जैव मंडल। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार दिया हुआ है। जैव मंडल, है ना, यह वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिकता के आधार पर, है ना, जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवंशिक विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व के 65%, है ना, 65% नहीं, विश्व के 65 देश में करीब 243 रक्षित वन है। 243 रक्षित है, जिसमें जैव मंडल है। क्या है? जैव मंडल है। और भारत में इनकी संख्या कितना है? 14 है। इतनी संख्या कितना है बाबू? 14 है। इसकी भारत में कितनी संख्या कितनी है? 14 है। कितना है? 14। आइए फिर से इसको, यह वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवंशिक विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व में जो है कुल 65 देश ऐसे हैं जो करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल है। क्या है? जैव मंडल है। यानी पूरे विश्व में जो है कि 243 क्या है? जैव मंडल को रखा गया है, सुरक्षित रखा जाने का संगठन बनाया गया है ना, क्षेत्र बनाया गया है, यानी मतलब जो कि एरिया बनाया गया है। भारत में इनकी संख्या मात्र कितना है? 14 है। यानी भारत में जो है कि 14 जो संख्या है, इसमें जो है कि जैव मंडल के रूप में, समझे, वह जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। आनुवंशिक को बचाने के लिए, उस जानवरों को आनुवंशिक को बचाने के लिए सुरक्षित जगह चुनी गई है। और भारत में कुल अकेले कितना है? 14 है। और पूरे विश्व में कितना है? 65 देश है, और उसमें से लेकर लगभग 243 सुरक्षित वन
जैव मंडल के रूप में बनाया गया है। ठीक है, अभी बस समझ आया बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ना। इसमें से कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये है, क्या है, कुछ विलुप्त होने वाले पशु है ना, पक्षियाँ। ये सब पक्षियाँ जो आप देख रहे हैं चित्र में है ना, ये जानवर है ना, ये पक्षी है, ये पक्षी है, गौरैया जिसको बोलते हैं, ये भी गिद्ध है ना। ये सब क्या होने वाला है, ये भी विलुप्त होने वाला है। हमारे देश में तो ये तो है ही नहीं, लगभग चला गया। ठीक है, उसके बाद के भारत के है ना लुप्त प्राय जानवर जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो इस प्रकार है, जो इसमें क्या है कगार हो रहा है, इसको सुरक्षित करना जरूरी है। अगर सूची नहीं करेगा तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कि ये देश का शान है। साथ ही साथ इसके जो क्या बोलते हैं, स्किन से बहुत सी चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, इसके सींग जो होते हैं, इससे सींग से औषधियाँ के काम में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जानवर क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। हमारे देश से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार को पढ़ते, पॉइंट को पढ़ते। रेड डाटा बुक क्या है, क्वेश्चन कहेगा है ना कि रेड डाटा बुक क्या है, तो आप आंसर दीजिएगा। पृथ्वी पर पशु पक्षी जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने की सूची बनाई जाती है, डाटा बुक कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, डाटा बुक कहा जाता है ना। इसे हम IUCN जारी करता है। कौन करता है, IUCN जारी करता है, यानी IUCN मतलब ये हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल, क्या बोले इसको, नेचुरल। इसका मुख्यालय क्या, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, रेड डाटा बुक में सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। इसमें है ना संकटग्रस्त प्रजातियों को सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को है ना प्रोत्साहन देना। आई बात समझ बच्चों। तो इस प्रकार का जो है कि ये आपका जो है कि क्या बोलते हैं कि चैप्टर था है ना गौ, जो इस प्रकार दिया हुआ है। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा कि रेड डाटा बुक क्या है, तो आप इस प्रकार आप लिख सकते हैं। पृथ्वी पर जो पशु पक्षी के जीव जंतु को है ना जीव जंतुओं की संख्या का एक रिकॉर्ड होता है, यानी कौन सा जीव जो है कि विलुप्त होने वाला है ना, और कौन सा जीव जो है कि विलुप्त हो चुका है। कौन सा मतलब विलुप्त हो चुका, जो चित्र में अभी देखिए आप। ठीक है, चित्र में जो आप अभी देखिए कि इसमें जो है कि जो इस प्रकार जानवर जो है कि विलुप्त होने की कगार में है। ठीक है, ये सभी जानवर क्या हो जाएगा, विलुप्त होने की कगार में है। तो ये कौन करता है, इसका संरक्षण कौन करेगा, संरक्षण कौन करेगा, ये करेगा, जिसका नाम क्या है, ये है, कौन है, IUCN। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना। इसका मुख्य कार्य है कि कौन सी जो है कि एक किताब बनाता है जिसको नाम है रेड डाटा बुक है ना। वे सामान्य प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे को अवगत करते हैं कि ये जानवर है ना विलुप्त होने वाला है, समझे, इसको बचाया जाए, सुरक्षा की जाए, समझे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं है ना, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखें। अगर आपसे बिहार बोर्ड पूछेगा कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखें, तो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। भारत वनस्पति जगत में विश्व का 8वां स्थान है, क्या है, 8वां है ना, क्या है, स्थान रखता है। परंतु विकास के आधार पर बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसमें है ना क्या है, चीतल है, कृष्ण मृग है, कस्तूरी मृग है ना, भेड़िया है, बारहसिंगा है ना। उसके बाद देखिए चीता भी है, गेंडा है, गिद्ध है ना, सिंह तथा पक्षी में है हंसकर हवा है ना, सारस, ये बगुला, पर्वती बटेर एवं लाल सांगा। ये सभी जानवर, ये सभी जो जीव जंतु है, यानी ये पक्षी और जानवर जो है कि ये क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, यानी लुप्त जो है कि हो रही है, यानी खत्म हो रही है। तो इसका संरक्षण कौन करेगा, वही करेगा जो आप पीछे जो पढ़े। ठीक है, इसका नाम क्या है,
इनका नाम क्या है? IUCN, IUCN। ठीक है क्या बच्चों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा? बच्चों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस चैनल को जो है कि ज़रूर जो है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चैनल को जो है कि अधिक से अधिक से शेयर करें, क्योंकि आप ही से जो है कि हम लोग निर्भर हैं। ठीक है, इस चैनल में जो है कि अलग अलग टीचर है ना, अलग अलग जो है कि सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अलग क्या है? सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, अलग अलग पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, फिर आगे इसका जो है कि ये एक कंटेंट के रूप में था, ये सिलेबस जो है कि कंप्लीट हो गया, मतलब जो है कि ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। इसका हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, फिर सब्जेक्टिव लाएंगे, सब्जेक्टिव लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद,